जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो 2008 में घटित पंजाब के सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, पंजाब के गांव में राजवीर जी अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। राजवीर जी किसान होते हैं और काफ़ी संपन्न परिवार होता है उनका, और बहुत मान सम्मान और इज्जत उनके गांव में उनकी होती है। उनकी बड़ी बेटी जो होती है उनका नाम आरती होता है, और जो छोटी बेटी होती है उनका नाम ज्योति होता है, जो अपनी बड़ी बहन से 5 साल छोटी होती है। जब भी आरती का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो राजवीर जी और उनकी पत्नी सोचते हैं कि बड़ी बेटी आरती का हाथ पीले कर देना चाहिए, यानी कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजवीर जी अपनी बड़ी बेटी आरती के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने लगते हैं, और कुछ दिनों में उनकी ये खोज कंप्लीट होती है और एक गांव में बलजीत जी का पता चलता है। बलजीत जी भी अपनी वाइफ के साथ पंजाब के गांव में रहते हैं, और उनका एक बेटा होता है कुलदीप, जो दिल्ली के किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता है और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे होता है। और राजवीर जी की तरह ही बलजीत जी भी अपने घर में गांव में ही रह करके किसानी खेती का काम करते हैं, और उनका परिवार भी काफ़ी संपन्न होता है, और गांव में उनकी भी काफ़ी अच्छी इज्जत मान सम्मान होता है। राजवीर जी बलजीत जी का परिवार देख करके काफ़ी खुश होते हैं, और उनको अपनी बड़ी बेटी के लिए ये परिवार काफ़ी अच्छा लगता है, और बलजीत जी के बेटे कुलदीप से अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देते हैं। राजवीर जी की बेटी आरती जो होती हैं उनका शादी हो जाता है, और वो अपने मायके से विदा होकर के अपने ससुराल आ जाती हैं। ससुराल में आते ही आरती अपने नए घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लेती हैं, और बलजीत जी और उनकी वाइफ की कोई लड़की होती नहीं है, तो अपनी बहू आरती को ही वो लोग अपनी बेटी की तरह मानते हैं और बहुत लाड़ प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद बलजीत जी के बेटे कुलदीप की छुट्टी का टाइम पूरा हो जाता है, और वो अपने माता पिता और अपनी पत्नी से विदा लेकर के दिल्ली अपनी नौकरी पे लौट जाते हैं। कुलदीप जी को जब भी छुट्टी मिलती है वो छुट्टियों में आकर के 1 हफ्ता 10 दिन के लिए आते हैं, और अपने माता पिता और अपनी बीवी से मिल करके फिर से वापस अपनी नौकरी पे लौट जाते हैं। और ऐसे ही देखते देखते 2 साल का टाइम बीत जाता है। 2 साल बाद कुलदीप और आरती दोनों को एक लड़का पैदा होता है, और दोनों के परिवार में खुशियों का माहौल आ जाता है। दोनों परिवार काफ़ी खुश होता है, और दोनों काफ़ी धूमधाम से अपने पोते की आने की जो खुशी होती है वो सेलिब्रेट करते हैं। पूरे गांव वालों को दावत देते हैं, और पूरे धूमधाम से अपने पोते की आने की खुशियां मनाते हैं। राजवीर जी भी अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी ज्योति के साथ इस पार्टी में शामिल होते हैं। कुछ दिनों बाद राजवीर जी अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी के साथ अपने घर लौट जाते हैं। कुलदीप जी की भी छुट्टियां होती है, वो ख़त्म होने वाली होती है, तो अपने परिवार और माता पिता से विदा लेकर के वो भी अपने नौकरी पे दिल्ली लौट जाते हैं। एक दिन आरती की जो सास होती हैं वो अपनी बहू से आकर के बोलती हैं कि बहू, मैंने और तेरे पापा जी ने मन्नत मांगी थी कि तेरा पहला बच्चा अच्छे से अगर हो जाएगा तो हम माता वैष्णो देवी जाएंगे माथा टेकने। तो 1-2 दिनों में हम दोनों माता रानी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो तू अपनी छोटी बहन को यहाँ बुला ले, वो रहेगी तो तेरा मन बहल जाएगा। आरती बोलती है, ठीक है माँ जी,
मैं अपनी मम्मी पापा को बोल करके ज्योति को यहाँ बुलवा लूँगी। और 2 दिन बाद इन लोग का जाने का प्लान होता है। उससे पहले राजवीर जी अपनी छोटी बेटी ज्योति को ला करके आरती के पास छोड़ देते हैं और लौटते समय बलजीत जी को वो भी कुछ पैसा दे करके जाते हैं और बोलते हैं कि समधी जी, कुछ पैसे देते हुए बोलते हैं कि समधी जी, मेरे तरफ से भी आप माता रानी को प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। और वो अपने समधन और समधी और अपनी बेटी और नाती से विदा ले करके और अपने घर को लौट जाते हैं। अभी यहाँ पे ज्योति और आरती और छोटा बच्चा होते हैं। जो बलजीत जी होते हैं अपनी वाइफ के साथ जाने वाले होते हैं दूसरे दिन माता के दर्शन करने। और यहाँ पे इनकी बहू, उनकी बहन और उनके पोते के अलावा इनके घर में एक नौकर होते हैं विष्णु और उनकी वाइफ कमला। जो विष्णु होते हैं वो गाय का देखभाल करते हैं, बाहर का काम करते हैं। और जो कमला होती है वो घर का काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन का। और कभी कभी खाना वाना बनाने में भी आरती जी का और उनकी सास का हाथ बटाया करती है। तो दिन भर ये लोग दोनों विष्णु और कमला काम करते हैं और शाम को वो लोग अपने घर पे लौट जाते हैं। यही इन लोगों की दिनचर्या होती है। जो बलजीत जी होते हैं उनका 3 मंजिला घर होता है। नीचे किचन होता है, मेहमानों के लिए 2 बेडरूम होता है और एक ड्राइंग हॉल होता है, बैठक जिसको बोलते हैं। और ऊपर भी वैसा ही होता है, दूसरे माले पे भी और पहले माले पे भी सेम होता है और सबसे टॉप पे छत होता है। और जब ये लोग चले जाते हैं माता के दर्शन करने, आरती जी के सास ससुर, तो ये विष्णु जी भी शाम को चले जाते हैं। तो जो दोनों बहनें होती हैं वो छत पे ही अपना बिस्तर लगा लेती हैं और बच्चे को बीच में सुला करके दोनों बहनें साइड में सोती हैं। ऐसा ये लोग प्लान बनाती हैं। बलजीत जी और उनकी वाइफ के जाने के बाद शाम को 6:30-7 बजे के आसपास विष्णु और कमला भी अपने घर को लौट जाते हैं और आरती जी से बोलते हैं कि बीबी जी, आप गेट को अंदर से लॉक कर लो। आरती गेट को अंदर से लॉक कर लेती है और फिर 9-9:30 बजे दोनों बहनें डिनर करती हैं और बच्चे को लेकर के छत पे जाती हैं और बिस्तर डाल लेती है। दोनों बहनें बात कर रही होती हैं, बच्चा सोया होता है। तभी इन लोगों को पायल पहन करके किसी के चलने की आहट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि पायल पहन करके कोई इनके घर में ही चल रहा है। अभी दोनों बहनें इस आवाज़ को सुनती है और दोनों बहनें सोच में पड़ जाती है कि हमारे अलावा तो घर में कोई है नहीं, विष्णु और कमला भी लौट गए हैं, तो हमारे घर में कौन चल रहा है। फिर जो आरती होती हैं अपनी छोटी बहन ज्योति को बोलती हैं कि तू बाबू के पास रह, मैं चेक करके आती हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। जब भी आरती आने लगती हैं तो ज्योति बोलती है कि दीदी अपना मोबाइल ले कर के जाओ, अगर लाइट वाइट चला गया तो अंधेरे में आओगी कैसे। और ज्योति जो होती हैं उनको आरती का मोबाइल दे देती है। आरती नीचे आती हैं और पूरा चेक करती हुई आती हैं, लेकिन इनको सब जगह खाली मिलता है क्योंकि कोई होता नहीं है, तो खाली मिलना था। लेकिन आवाज़ निरंतर आ रही होती है, जो पायल की आवाज़ है, किसी के चलने से जो आवाज़ आती है वो आ रही होती है। अभी जब ये नीचे आती हैं, किचन वचन चेक करती हैं और पूरा दरवाज़ा बंद करके ऊपर की ओर लौटने लगती हैं, तो अचानक लाइट चली जाती है।
ये जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे लाइट अक्सर आया जाया करती है, इस वजह से लाइट चली जाती है और ये अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट जो होता है वो चालू करके और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। जब ये आरती सीढ़ी चढ़ रही होती हैं तो इनको महसूस होता है कि इनके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा हो, और जब ये रुकती हैं तो आवाज़ भी रुक जाती है, और जब ये चलने लगती हैं तो वो आवाज़ भी चलने लगती है। ऐसे ही कर कर के ये पहले माले, दूसरे माले, तीसरे माले पे जाती है और टॉप फ्लोर पे अपनी बहन के पास जाती है। तब तक ये आवाज़ निरंतर इन लोग को सुनाई देती रहती है। अभी जो आरती होती हैं अपनी बहन ज्योति को बोलती हैं, मैंने पूरा एक एक कमरा हर एक जगह चेक कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा तो दिखा नहीं मुझे, लेकिन आवाज़ तो निरंतर आ रही है, तो पता नहीं क्या है। ये फटाफट अपनी सास को फ़ोन लगाती हैं। सास वहाँ पहुँच गए होते हैं, माता वैष्णो देवी, और एक होटल में रूम लेकर के रुके होते हैं। और इनकी सास हालचाल पूछती है घर परिवार की, तो जो इन लोगों के साथ घटित हो रहा होता है वो आरती अपनी सास को बताती हैं। तो जो आरती की सास होती हैं वो बोलती हैं कि बहू घबराने की कोई बात नहीं है, ये तेरे पापा जी ने घर बनवाया है और इतने दिन से तू भी तो है, तो ऐसा कुछ तो तूने कभी महसूस नहीं किया ना मैंने महसूस किया। तो अचानक ये क्या होने लगा, मैं आने के बाद देखूंगी, तब तक तू भगवान का नाम ले करके बच्चे का ख्याल रखो और दोनों बहनें साथ में रहना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरती बोलती है ठीक है मम्मी जी, और फ़ोन रख देती हैं। फिर अपनी माँ को भी ये फ़ोन करती हैं और सारी बात बताती हैं। तो माँ भी वही बोलती हैं कि माता रानी बजरंगबली का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये अपने हस्बैंड से भी बात करती हैं। सबसे बातचीत करके ये दोनों बहनें सो रही होती हैं लगभग 12:30 बजे के आसपास। जो आरती की छोटी बहन ज्योति होती हैं वो बोलती हैं दीदी क्या कर रही हो, अपना पैर हटाओ, तुम्हारा पायल मेरे पैरों में चुभ रहा है। अब ये आरती जो होती हैं वो भी नींद में होती हैं, लेकिन ये बोलती हैं मेरा पैर तो तेरे पास है नहीं, सपना अपना देख रही कि सो जाओ, और ये भी सो जाती हैं। जब इस सुबह ये उठती हैं दोनों बहनें, तो आरती के राइट पैर में लगभग 1 इंची का होल हो गया होता है, जैसा किसी कीड़े ने वहाँ का मांस खा गया हो। जो पैर का पंजा होता है, पंजे के ऊपरी भाग में एक बड़ा सा जख्म इन लोगों को दिखता है और सूजा होता है पैर। जब इस सुबह सुबह विष्णु और कमला आते हैं तो ये सारी बात आरती उन लोगों को बताती हैं। जो विष्णु होते हैं वो फटाफट जो इन लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं उनके घर में जाते हैं और डॉक्टर साहब को बुला के लाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, ज्योति को इंजेक्शन वगैरह देते हैं जिनके पैर में जख्म हुआ होता है, और बोलते हैं लगता है गर्मी का मौसम है, जुलाई का महीना होता है तो गर्मी का मौसम है, लगता है कि कोई कीड़ा वरा काट लिया होगा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, और बैंडेज पट्टी कर देते हैं। पट्टी उट्टी करने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं, बोलते हैं कि कल मैं आकर के फिर से मैं पट्टी उट्टी चेंज करूँगा, दवाई ववाई लगा दूँगा। अभी दिन भर तो अच्छे से बीतता है और शाम को विष्णु और कमला अपने घर को लौटने लगते हैं। तो विष्णु बोलते हैं कि बीबी जी अगर आप बोलेंगी तो मैं या कमला कोई भी यहाँ रुक जाएंगे, एक आदमी। तो आरती बोलती है कि नहीं नहीं भैया आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है, एक दिन की तो बात है, कल हो सकता है मम्मी पापा आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। और ये विष्णु कमला अंदर से गेट को लॉक करवा करके लौट जाते हैं। इन लोग के लौटने के बाद फिर से दोनों बहनें डिनर करती हैं और अपना बिस्तर छत पे लगा लेती हैं।
दोनों बहनें खाना वाना खा करके 9:30 के आसपास जब भी टेरिस पे सो रही होती हैं और दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं तो फिर से इनको वही आवाज़ सुनाई देने लगती है कि कोई पायल पहन करके घर में चल रहा है। फिर से दोनों बहनें चौंक जाती हैं और फिर से ये अपनी सास को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन सास का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो इनको लगता है कि हो सकता है मम्मी पापा माता के दरबार में होंगे तो फ़ोन उन होटल में छोड़ के गए होंगे, क्योंकि जब भी कोई माता के दरबार में जाता है तो अपना सारा सामान, जूते चप्पल सब होटल में छोड़ के जाते हैं। नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद लॉकर लेना पड़ता है और वहाँ पे रखना पड़ता है। तो इसलिए सब लोग होटल में सामान छोड़ के बिल्कुल फ्री होकर के जाते हैं कि आराम से माता का दर्शन हो जाएगा, और ऐसा ही ये लोग किए होते हैं। तो जब भी आरती जी अपनी सास को फ़ोन लगाती हैं, नहीं लगता, तो फिर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती हैं और बोलती हैं कि फिर से वही आवाज़ सुनाई दे रही है मम्मी। तो फिर से इनकी मम्मी कुछ देर बात करती हैं और समझाती हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, और अगर ज़रूरत होगा तो कल मैं तेरे पापा को बोलूँगी, फ़ोन करना, भेज दूँगी। और नहीं तो तेरे सास ससुर तो आने वाले ही होंगे। पंजाब से माता वैष्णो देवी का ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है, एक दिन का सफ़र होता है। एक दिन आने जाने का और एक दिन दर्शन का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगने वाला होता है। फिर आरती जो इनके हस्बैंड होते हैं कुलदीप, उनको भी फ़ोन लगाती हैं और इधर उधर की बात करती हैं और सब बात बताती हैं। तो भी बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हो सकता है कल शाम तक मम्मी पापा आ जाएं, फिर वो लोग सब ठीक कर देंगे। अभी आवाज़ बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से आने लगती है, जैसे कोई दौड़ रहा हो, कोई नाच रहा हो, कोई चल रहा हो। और आरती अपनी बहन ज्योति को बोलती है कि तू बाबू के पास रह, एक बार मैं चेक कर लूँ। और पानी भी ख़त्म हो गया है तो पानी का बोतल भी भर के लाती हूँ मैं किचन से। और नीचे आती हैं सब चेक करते हुए, फिर से इनको कुछ नहीं दिखता पिछले दिनों की तरह। ये किचन में आके पानी भरती हैं और ये ऊपर की ओर जाने लगती हैं अपनी बहन के पास, टेरिस पे जहाँ पे इन लोग का बिस्तर लगा होता है। तो पहले माले पे पहुँचती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कोई अचानक से 6-7 फीट की एक लेडी ब्लैक कपड़े में क्रॉस हुई और रूम के अंदर जो होता है फर्स्ट फ्लोर पे रूम, उस साइड को गई गैलरी से होते हुए। अब ये देखती हैं और उस साइड जाती हैं चेक करने के लिए, लेकिन कुछ होता नहीं है, सब सारा कमरा उमरा बंद होता है जैसा इन्होंने किया होता है। ये जब ही लौटने लगती है तो फिर से लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है, फिर से इनके पीछे पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और आज साथ में हंसने की भी आवाज़ आती है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पीछे ही कोई हंस रहा हो। इस बात से जो आरती होती हैं बहुत डर जाती हैं और ये फटाफट लगभग दौड़ती हुई अपनी बहन ज्योति के पास आती हैं, क्योंकि इनको अपनी बहन और बच्चों की फ़िक्र होती है, क्योंकि उन दोनों को इन्होंने अकेला छोड़ा होता है। आकर के देखती हैं तो बाबू तो सोया होता है, इनकी बहन फ़ोन में कुछ देख रही होती हैं। तो ये अपनी बहन को बोलती हैं कि कल की तरह अभी भी तो कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ तो सुनाई दे रहा है और हंसने की भी आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ये ज्योति होती हैं, बोलती हैं हाँ दीदी मुझे भी आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम हंस रही हो। और ये लोग भगवान का दोनों नाम लेती हैं और सारी रात जाग कर के बिताती हैं। सुबह ये अपनी सास को फ़ोन करती हैं तो इनकी सास बोलती हैं कि हाँ बेटी, हम लोग निकलने वाले हैं और शाम तक पहुंच जाएंगे, माता का दर्शन सब अच्छे से हो गया। फिर ये बताती हैं कि मम्मी जी हमारे साथ फिर से वैसा ही हुआ।
तो ये बोलती हैं जो आरती की सास होती है कि बहुत तू फिक्र मत कर, हम लोग आ रहे हैं, फिर सब ठीक कर देंगे। शाम को लोग 4:30-5 बजे के आसपास आते हैं। आने के बाद पूरी बात जो आरती होती है अपने सास ससुर को बताती हैं, और जो आरती के ससुर होते हैं बलजीत जी, वो फ़ोन करते हैं एक जानकार पंडित जी को। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं कल सुबह आ कर के देखूँगा, तब तक आप लोग ऐसा ऐसा करो, कुछ मंत्र तो बताते, कुछ पूजा पाठ बताते हैं, और ये लोग वो विधि करते हैं। इनके आने के बाद से तो कुछ नहीं दिखता है और कुछ नहीं होता है, और पंडित जी से इन्होंने बात कर लिया होता है। सुबह पंडित जी आने वाले होते हैं, तो सारी रात बीत जाती है। सुबह पंडित जी आते हैं। पंडित जी जब भी पूरे घर का निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं, फिर ये बताते हैं कि तुम लोगों के परिवार पे बहुत भयंकर काला जादू किया गया है, मारन क्रिया किया गया है, और ये आपके पोते के ऊपर किया गया है और कोई जानने वाले नहीं किया है। तो जो बलजीत जी होते हैं वो नाम पूछते हैं, तो बोलते हैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं अपना विधि पूजा पाठ करूंगा, और जो आपके ऊपर किया गया है वो मैं वापस कर दूंगा। जो आपके साथ होने वाला होता है, जिसने किया है उसके साथ वो होगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जिसके साथ भी वो घटना होगा, मारण क्रिया किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई मरेगा, और जब भी मरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसने किया है। बलजीत जी बोलते हैं ठीक है, अगर हमारे परिवार के साथ कोई किया है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ क्या हो, क्योंकि उसी का किया हुआ हम लोग उसको भेज रहे हैं, कोई हम अपनी तरफ से किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। पंडित जी अपना पूजा पाठ करते हैं जो 4-5 घंटा चलता है, और पूजा पाठ करके बोलते हैं कि अभी सब ठीक हो गया है, ठीक 3 दिन बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसने किया है। 3 दिन बाद जो बलजीत जी होते हैं, उन्हीं के घर के बगल में उनके छोटे भाई होते हैं बलदेव, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, और उनके घर में रोना पीटना मच जाता है। जो बलदेव होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, अपने भाई से अलग रहते हैं, आधा ज़मीन जायदाद ले करके, और उनके 3 बेटे होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। दोनों लड़कियों की शादी कर चुके होते हैं, तीनों बच्चों की भी शादी कर चुके होते हैं, लेकिन इनके घर में एक भी पोता नहीं होता है। तीनों बच्चों के बच्चे तो होते हैं, जो बड़े लड़के होते हैं उनकी 3 बेटियां होती हैं, छोटे जो होते हैं उनकी 2 बेटियां होती हैं, सबसे छोटे उनकी भी 3 बेटियां होती हैं, और जो इनके बड़े भाई होते हैं उनके बेटे का पहला ही लड़का होता है, इससे ये जल जाते हैं और बच्चे के ऊपर ये लोग काला जादू करवा देते हैं। अगर सही टाइम से पूजा पाठ नहीं होता तो जाहिर सी बात थी कि ये लड़का मर जाता, और ये लोग उस बात की खुशी मनाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सही टाइम पे माता रानी और बजरंग बली इन लोगों का साथ देते हैं, और जो हादसा इन लोगों के साथ होने वाला होता है वो उन लोगों के साथ ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। कोई विचार है तो भी दीजिए। और दोस्तों, आपके साथ है या आपके किसी जानने वालों के साथ ऐसा कुछ भी घटना हुआ है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग अपनी कहानी लिखित या ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर हम लोग को आपकी कहानी अच्छी लगेगी तो हम अपने चैनल से आपकी कहानी को ज़रूर पेश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और
हर रोज़ हम आपके लिए नई नई कहानी ढूंढ करके लाते रहें। तो जय माता जी, नमस्कार, हर हर महादेव।